प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, जैसे ही अब वक्त करीब आता चला जा रहा है, और वक्त कौन सा वक्त है? असेंबलियों की तहलील का, तारीख असेंबलियों की तहलील की। जो मुकर्ररा तारीख है अब तक की इतलात के मुताबिक, उससे पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कौमी असेंबली को, बलूचिस्तान असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ मामला तहलील की हद तक महदूद नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए और कई दीगर मामला हैं, और उन मामला में सर फहरिस्त ये कि निगरान वजीर आजम कौन होगा। निगरान वजीर आजम इसलिए इस दफा बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है कि हमने देखा कि इससे पहले जब KPK के निगरान वजीर आजम का इंतखाब हुआ, सिलेक्शन हुई, इसी तरह पंजाब के चीफ मिनिस्टर की सिलेक्शन हुई, और उस सिलेक्शन से पहले PTI और जो अपोजिशन पार्टीज थी उनके दरमियान जो बैठकर बात करने का मरहला था, दोनों पार्टीज की तरफ से, दोनों ग्रुप्स की तरफ से, दोनों धड़ों की तरफ से तजवीज करदा नामों को लेकर उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ। और फिर इत्तेफाक चूंकि नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन के पास मामला आ गया, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नाम सिलेक्ट किए गए उन पर बहुत से एतराजात थे PTI को, और वो टिल डेट एतराजात मौजूद हैं। और उन एतराजात पर अगर हम ये कहें कि बजाय एतराजात थे तो वो गलत नहीं होगा। अब जब कौमी असेंबली में यही मामला होना है तो कौमी असेंबली में या सिंध असेंबली में तो चले PTI मौजूद है, लेकिन कौमी असेंबली में PTI मौजूद नहीं है। सन 2022 9 अप्रैल से PTI वहां से इस्तीफे देकर निकल आई। पहले इस्तीफे कबूल नहीं हुए, फिर उसके बाद जब लगा PTM को कि जी अगर अब तक हमने इस्तीफे कबूल नहीं किए, यानी कि 2022 में, और असेंबलियों को तहलील भी कर दिया गया है, पंजाब को और KPK को, और PTI इस तहलील के बाद वापस असेंबलियों में आने का सोच रही है, और फिर कुछ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ मामला जा सकता है, तो उस वक्त फिर धड़ाधड़ एक एक करके राजा परवेज अशरफ साहब ने, जो पहले कहते रहे हैं कि जी सब एक एक आकर तस्दीक करेंगे तो बात बनेगी, उस वक्त फिर उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर्स भी जो आए उन पर भी अमल नहीं किया, और ये मामला चलते चलते आगे बढ़ा, और जो इस्तीफे थे उनको एक्सेप्ट किया गया ताकि तादाद खत्म की जाए PTI की। और PTI की तादाद खत्म करना इसलिए भी बहुत जरूरी था कि राजा रियाज साहब बतौर अपोजिशन लीडर, जो सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, वो कंटिन्यू करें। और जब ये मरहला आए निगरान वजीर आजम का, तो उस वक्त राजा रियाज साहब भी अपोजिशन लीडर हों। तो निगरान वजीर आजम का ये सवाल अब ज्यादा जोर पकड़ता जा रहा है। द टाइम हैज कम, लेट्स सी हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एंड आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कब तक ये जो केयर टेकर सेटअप है ये कंटिन्यू करेगा। आज के प्रोग्राम में जी इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, जो कानूनी नुकात हैं उन पर भी बात करेंगे, जो मौशी सूरत हाल है उस पर भी बात होगी, और सियासी मंजरनामा आगे आने वाले दिनों में क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, बिकॉज अब ये डिसाइसिव वीक शुरू होने जा रहा है, डिसाइसिव मंथ अगस्त शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अहमद अवैस साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अवैस साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और दर्जेकार मुजाहिद बेलवी साहब ने। मुजाहिद बेलवी साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी दर्जेकार साबिर शाह साहब ने। साबिर शाह साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अहमद अवैस साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। कानूनी नुक्ता नजर से आप मामलात को जिस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, क्या अब दोबारा से फिर PTI का लॉयर्स फोरम ILF या PTI के जो या ऑन द होल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक्सपर्ट्स खुद से पिटिशंस लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, एंड हाउ डू यू सी थिंग्स अनफोल्डिंग in weeks or days to come, and when Chief Justice of Pakistan is not going to be Umar Ata Bandial साहब बल्कि काजी फाइज ईसा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि भरपूर तरीके से इलेक्शन एक्टिविटी में PTI हिस्सा लेगी। नहीं, दो चीज़ें ना, देखिए इलेक्शन, ये जजिस का मामला तो उस वक्त आता है जब मैटर जो है चार्ज ऑफ रिगिंग लग जाए, या लग जाए कि जना धांधली किस किस्म की हो गई है, कोई प्री इलेक्शन रिगिंग है या पोस्ट इलेक्शन रिगिंग है, तो वो उसको मैटर कोर्ट में जाएगा, तो वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का जो प्रोसेस है वो उससे निपटेंगे। लेकिन उससे पहले जो फील्ड में जो प्रॉब्लम आएगी, जो वो पोलिंग के टाइम पे होगी, जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, पोलिंग बूथ जो हैं वहाँ पे किसी किस्म की कोई हुलड़बाजी ना हो, वहाँ पे हर आदमी को, वो गरीब हो, अमीर हो, कमज़ोर हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उसको राइट जो है फ्रेंचाइज इस्तेमाल करने का पूरा हक दिया जाए, और इम्पार्शियली और फेयरली जो है वो इंडिपेंडेंट अपना वो हक इस्तेमाल कर सके। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हमेशा जो है वो
सिविल एजेंसीज की मुआवनत के लिए जो है वो फौज आती रही है, अब भी आए और इस दफ़ा ज़्यादा अच्छी तरह से उसको ख्याल करे इस बात का। ये क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने का टाइम है, क्योंकि जो हालात गुजरे हैं उसमें क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ा है नेगेटिव। मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ मजीद लीगल पॉइंट्स हैं अहमद अवैस साहब, इस पर मैं आपकी राय लूंगा, लेकिन उससे पहले मुजाहिद बेलवी साहब, आप समझते हैं कि ये एक वाकई बहसियत कौम हमारे लिए परेशानी की एक लम्हा है, लम्हा फिक्री है कि जैसे कि अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इम्पार्शल मामलात हों इसकी तरफ अपना रोल प्ले करना चाहिए, और फिर अगर हम चीज़ों पर जो लोगों का एतमाद है उसको भी बहाल करना है तो वो भी फौज करे, ना कि यह कि इलेक्शन कमीशन अपना काम सही से करे और इलेक्शन इस तरीके से करवाए कि कोई सवाल ना उठे। देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा कानून के हवाले से और सियासत के हवाले से बहुत सीनियर हैं, बड़ा तजर्बा है हमारे मोहतरम भाई अहमद अवैस का, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एक शेयर करूं दो बातों को। एक तो मेरा ये ख्याल है कि साहब की बहुत बड़ी गलती नहीं, ब्लंडर था जो उन्होंने असम्बलियत तहलील करी, और वो शायद नहीं समझते थे कि ये मुस्तकबिल का मंजरनामा ये बनेगा। हालांकि उनके साथ गालिबन एक दो लोग होंगे, या अगर मुझे नहीं पता कि थे, कि पाकिस्तान की सियासी तारीख पर अगर आप नजर डालें बहुत पहले से, कि ये सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कोई तीसरी दुनिया की, कोई एथोपिया की, ये जो बनाना रिपब्लिक की नहीं है। ये एक जो आपकी सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये अंग्रेजों के जमाने से जो है वो उसकी परवरिश हुई और बड़ी स्ट्रॉन्ग गहरे रूट सकती थी। इतने रूट्स के जब क़याम पाकिस्तान के वक्त ही अयूब खान जो है वो पावर करने के लिए तैयार हो गया था। तो मुझे एक लाइन में बता भी दूं कि उस वक्त के जो सब कॉन्टिनेंट के जो छोड़ने वाले जनरल ग्रेसी ने उस वक्त अयूब खान को इस सबक पढ़ा दिया था कि पाकिस्तान में हमेशा प्राइम मिनिस्टर पर बालादस्ती होगी। अयूब खान 10 साल रहा, याहिया खान जैसा बंदा रहा, मुशर्रफ जैसा 10 साल बंदा रहा, तो सॉरी उसके बाद ज़िया-उल-हक रहा, याहिया खान, मुशर्रफ तक आती थी। मैं आप और उसके मुकाबले में सियासी पार्टियां देखें, जमहूरियत देखें कमजोर। तो ये सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे थे, इन्होंने एक तो जो ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रॉन्ग थी उसको उड़ा के रख दिया। एक आपकी पॉलिटिकल पार्टियां थी, खोखली हो गई। आप अली मुमताज अहमद अवैस साहब 10 करोड़ चंदा दें, कल ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होंगे, सेनेटर होंगे, हो जाएंगे, गवर्नर बन जाएंगे, कोई प्रोसेस ही नहीं। तो ये जो आप ये समझ रहे थे चीफ ऑफ तहरीक इंसाफ कि शायद मैं इस तरह करके प्रेशर डालूंगा, मेरी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन होंगे, अगला बंदा मेगा होता है, उनकी गलती थी। अब जो सूरत हाल है कि ये जो सब कुछ सेटअप बना, सब सामने बना, एक पूरी हिकमत अमली के तहत हो रहा है। और आप क्या समझते हैं सब इसलिए हो रहा है कि उनको दोबारा इख्तियार दे दिया जाए? क्या ये जो 14,000 कारकुन जेलों में पड़ा हुआ है, अब खवातीन जेलों में पड़ी हैं, बेइज्जती का ये आलम है। आपने देखा नहीं ख्वाजा आसिफ क्या जबान इस्तेमाल कर रहा था खवातीन के बारे में, घटिया जबान, और उस वक्त हमारी पीपल्स पार्टी की मोहतरम शेर रहमान खामोश बैठी हुई थी। इस हद तक इनके मफादात यहाँ तक आ गए कि किस तरीके से बेइज्जती का और शिकार हो चुके हैं सियासी तौर पर। तो मैं जो तो सॉरी तुझे कोई अच्छा मंजरनामा नजर नहीं आता। सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो सेटअप ला रही है वो मुझे आई हैव डाउट कि वो अपने वक्त मुकर्रर इलेक्शन कराए, वो अपने पूरे जो है टारगेट पूरे करेंगे, जैसे मुशर्रफ ने किए, जैसे ज़िया-उल-हक ने किए। आने वाले दिन मुझे अव्वल तो फौरी तौर में जैसे का इलेक्शन पे शक, आप जब अपने टारगेट्स की बात करें तो जरा थोड़ा सा इसको तफसील से बताइएगा कि टारगेट्स आप किनको कह रहे हैं, क्या टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं? टारगेट यही थे ना कि 85 जब भी वही जो बाइकाट करा पीएस पार्टी ने, वो गलती बाद में हमेशा भुगतती थी कि फिर एक गैर जमाती पार्टी आई हो, तो अगर ज़िया-उल-हक का जहाज नहीं होता तो अगला और 5 साल वो रहते। टारगेट ये कि ये अपनी पसंद की सिविल मिलिट्री जैसे शरीफ जैसे लोग उन्हें सूट करते हैं, जैसे एक हद तक पीपल्स पार्टी सूट करती है कि फ्रेंडली अपोजिशन। ये जो रब्बानी साहब उठ के चले गए, बाइकाट चले गए, ये जो आपने कल देखा होगा इन लोगों का इख्तिलाफ किस्म का, इस तरह ये एक अपनी पसंद का मंसूबा बना रहे हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा कि जिस तरह इन्होंने सियासी बिसात बिछाई है उसी तरह बिसात बिछी रहेगी। लेकिन फिर वक्त तो मुझे नजर आ रहा है कि वेल प्लान तरीके से सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने
इस केयर टेकर को ओवर लिंगर ऑन करना है और आने वाले इलेक्शन में हुकूमत भी अपनी लानी है, अपोजिशन भी अपनी लानी है, चाहे उनको फौजी कोर्टों के जरिए सजा देनी हो। 3 महीने 4 महीने लिंगर ऑन कितना करना है? देखिए नकवी साहब आए थे 3 महीने के लिए, 8 माह तो अब हो गए, 3 महीने और रहेंगे तो 10-11 माह तो इनको ही हो जाएंगे, है या नहीं? क्या वो कर लिया? क्योंकि आइन हमारे अवैध साहब का आइन क्या खामोश है? वो कहते हैं अच्छा अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए फिर तो क्या कर दिया आपने? क्या उनको उम्र कैद दे दी? क्या उन्हें फांसी चढ़ा दी? आइन खामोश है। अभी भी केयर टेकर के बाद अगर 14 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे तो क्या होगा? क्या कहता है आइन? कुछ नहीं। आइन तो ताबे है, उस वक्त तक गालिबन उनकी पसंद की नई जुडिशरी भी आ चुकी होगी। बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए साबिर शाह साहब, अगर इलेक्शंस को इसी तरह से लिंगर ऑन किया जाएगा जैसे कि मुजाहिद साहब कह रहे थे, और फिर अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना मकसद है, और वहां पर हवाला भी दिया जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब का भी, जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक साहब का भी, तो क्या वहां पर IMF के मामले को लेकर इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि एक तरफ इलेक्शंस में ताखीर होना और दूसरी तरफ IMF का भी वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट जिसकी मुद्दत में मुकम्मल होना है, और स्टैंड बाय एग्रीमेंट भी इसीलिए है कि देखा जाएगा कि कैसा चलता है ये वक्त, और फिर उसके बाद जो कोई गवर्नमेंट आएगी 5 साल के लंबे अरसे के लिए उसके साथ भी मुआहदा किया जाए। तो इन दोनों का आपस में अगर कनेक्शन किया जाए तो कहां पर खड़े हैं? अली मुमताज साहब, मेरे नजदीक तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो IMF का वक्त इमरान खान से मिला और उनसे एश्योरेंसेस लें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, यानी अगर एश्योरेंस ना दें तो ये कर्जा नहीं मिलना, ये बातें वाज़ेह हैं। दूसरी तरफ IMF जो है ये अमेरिका के कंट्रोल में, और अमेरिका की जो गवर्नमेंट है या जो बाइडन रजीम है ये के ज्यादा हक में नहीं लगती। तो सिचुएशन ये है कि आया ये जो यूरोपियन इलेक्शन वॉच डॉग्स हैं या जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, ये उस वक्त खामोश रहेंगी जब PTA को इलेक्शन की इजाज़त तो मिल जाए लेकिन उनके कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए, क्योंकि देखिए बैलेट बॉक्सेस को भरना बहुत मुश्किल होगा। PTA की वोटिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 65 से 70% इलेक्शन भी फेयर हो तो वो जीतने की पोजीशन में आते हैं चाहे मार्जिन बहुत कम हो। तो इस तरह बैलेट बॉक्स कैसे भरे जाएंगे? फिर दूसरी बात यह कि मुझे फ्लड्स का बहुत ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। मैं पिछले 5-6 दिन से टीवी पे कह रहा हूँ, और अगर ये आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि हर बुलेटिन में, हर खबरनामे पे, हर टेलीविजन पर इसको हाईलाइट भी किया जाएगा, अगर ये बड़ा जेन्युइन रीजन भी होगा। देखिए पिछले साल जो फ्लड आए उससे हमारे GDP का 8% यानी $30 अरब उड़ गया, तबाह हो गया। आप 500-500 मिलियन डॉलर के लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं। अगर सिर्फ 12.5% भी नुकसान हो इस दफा, अल्लाह ना करे हो, पिछले साल की निस्बत, तो वो भी $4.25 अरब बनता है, और आपने एड़ियां रगड़ के $4-5 अरब इकट्ठा किया है पिछले 1.5-2 साल। मौजूदा रजीम की दुश्मन तो महंगाई भी होगी, महंगाई इतनी ज्यादा हुई है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इट हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड, और ये हाइपर इन्फ्लेशन नहीं, ये स्टैगफ्लेशन इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, आम इन्फ्लेशन तो ये है ही नहीं। सो इतनी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में इलेक्शन कैसे होंगे मुझे नजर नहीं आते। नवंबर तक तो वैसे ही चले जाएंगे, ये लाजमी बात है कि ये 12 अगस्त से पहले असेंबली तोड़ेंगे ताकि ये कहानी चली जाए नवंबर तक। उधर से जरदारी साहब और उनके दरमियान, मियां साहब के दरमियान, मेरा नहीं ख्याल प्राइम मिनिस्टर के मामले के ऊपर कोई समझौता हो। एज इज नॉट ऑन द साइड ऑफ नवाज शरीफ एंड आसिफ जरदारी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो बात थी साबिर शाह साहब, अब उसका तो कहीं पर कोई ऐसा आपको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि यू नेवर नो के एन मौके पे फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ चल पड़े। देखिए अगर आपने एक इकोनॉमिक जार्गन को लेके लगानी है तो लगा लें, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो ऑलरेडी है मेरे हिसाब से। देखिए एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ नहीं रही, आपके जो एक्सपोर्टर हैं दे आर पार्किंग देयर सेल प्रोसीड्स अब्रॉड। लोकल इन्वेस्टर जो पैसा निकालने को तैयार नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर को जान का खतरा है। अली मुमताज साहब, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये करने नहीं देते, जुडिशियल सिस्टम पॉलिटी है, वो कहां से आएगा? और टार्की इन फूड यानी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड थ्रू अ ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि ख्वाब देखा है आर्मी चीफ ने, वो किस तरह हासिल होगा? ना रेजर्वॉयर्स है, ना डैम्स है, अ लॉट ऑफ वाटर फ्लोज अनयूटिलाइज्ड टू द सी। इतनी बारिश हुई फिर भी पानी नहीं होगा इनके पास। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ना खाद अच्छी है, ना मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग का सिस्टम है, सैलिनिटी है, वाटर लॉगिंग है, वो ख्वाब कैसे पूरे होंगे?
मुझे तो कैश और कैश साली का खतरा और ड्राउट का खतरा नजर आ रहा है। तो ये इकोनॉमिक पोजीशन भी मैंने आपके सामने सम अप कर दी है। अब ये बातें, मेरा मतलब है कि मैं नहीं समझता कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, इमरान खान ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सबसे मोस्ट पॉपुलर पार्टी उनकी है, एंड इट इज बीइंग सप्रेस्ड बाय द आर्मी लेड एस्टैब्लिशमेंट। आर्मी अब कैसे साबित करेगी कि जी हम न्यूट्रल हैं? बहुत सारे मुफादात का टकराव होगा, इसलिए मुझे पीटीआई को कोई चांस नजर नहीं आ रहा। पीटीआई का जीतने के चांस नजर नहीं आ रहा या कंटेस्ट करना ही नजर नहीं आ रहा? जी तो मेरा ख्याल है अब तो देखिए डिसबैंड ही करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा, पार्टी को सस्पेंड करना पड़ेगा। वो बेशक अदालत में चले जाएं, क्योंकि कैंडिडेट्स को भी कैसे रोकेंगे यार? कितनों पे पर्चा कराएंगे? 300 आदमी अंदर करेंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अगर इलेक्शन होने देते हैं तो इस तरह ये बैलेट बॉक्सेस को कैसे भरना है, किस तरह करवाएंगे? आज तो वो तो बहुत बड़ा खतरा है, लाजमी बात है खतरा है। वो तो अपना आप बता रहे हैं, अपनी तकरीरों में बता रहे हैं, तो किस तरह कहानी आगे चलेगी? तो आई डोंट थिंक ये पीटीआई तो मैटर नहीं ना कर रही। ये पार्टी पर पाबंदी का जो मामला है इसमें मुजाहिद साहब, पार्टी पर आपको पीटीआई पे पाबंदी लगते हुए नजर आ रही है? बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आपको माइंडसेट का बड़ी अच्छी तरह से पता है पीपल्स पार्टी के, और पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, उनका साथ में शामिल होना इस फैसले में जरूरी है, उसके बगैर मुमकिन नहीं। तो आपको लगता है कि इत्तेहादी पीडीएम इस तरफ चल पड़ेगी और इसमें कामयाबी हासिल होगी, या पीपल्स पार्टी खास तौर पर इसको अपोज करेगी और पीपल्स पार्टी के अपोज करने के नतीजे में ये नहीं हो पाएगा? देखिए, सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये मैं तालिब इल्म हूँ, बहुत गहराई से जो इनके पास एक लोग बैठे हुए हैं और जो इसको अक्ल कुल और जो ये बनाते हैं, वो इसके तमाम एस्पेक्ट देखते हैं और हर बार एक नया जो लेके आते हैं। इनके पास ज़ियाउल हक का ये मुशर्रफ वाला नहीं होगा। वो मुशर्रफ वाला आप देखिएगा फार्मूला कितना कामयाब रहा था कि उन्होंने एमएमए के जरिए को लेके आए, उन्होंने एनआरओ किया, उन्होंने गवर्नमेंट बिठा ली, उन्होंने फिर मुशर्रफ को सदर रखा। ये और बात है कि बहुत शहादत बीवी की हो गई और कामयाबी उसका। इन्होंने एक बना के अपना जो भी इसके जो काम बड़े मेहनत और से कर रहे हैं, वो एक अपना बना के रखा हुआ है। इसमें ये नहीं है कि आप बताएं ना कि 7,000 सियासी कारकुन अगर जेलों में है, अगर 37 खवातीन जेलों में है, पार्लियामेंट चल रही है और बाकी इन्होंने बैठे बैठाए सब बदल दी, तो इस वक्त उस तरह महाराज इस वक्त एहतजाज नहीं हो रहा। देखना ये है, ये समझते हैं कि जो बैनुल अक़वामी और बहुत सारे ऐसे मामले उसमें तहरीक इंसाफ को कालअदम किए बगैर, तकरीबन कालअदम ही है ना उनकी एक्टिविटीज, उनकी क़यादत और उनका कारकुन जो भी एक्टिव होगा, या तो परवेज खटक बन जाएगा, या ये तरीन बन जाएगा, या फिर ये जो हमारे यहाँ लोग बन रहे हैं जिस तरीके से। तो ये एक वेल प्लान तरीके से हो रहा है कि इलेक्शन के आते आते तकरीबन वो कालअदम हो, एक्टिव ना हो, लोग अगर खड़े हों तो उनको, क्योंकि अभी ये सब मसले हल करने हैं ना, ये जो केयर टेकर सेटअप के अगर एक चौथे एक 5वें नंबर की तहरीक इंसाफ उनके लिए मौजूद हो जो उनके लिए नुकसानदेह नहीं होगी, तो ये एक बड़ा यानी रिसोर्स की भी सिलेक्शन की जरूरत होती है, वर्कर की भी जरूरत होती है। का मतलब पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ का वर्कर एक बहुत बड़ी मार खा चुका है, लेकिन उसको इससे बड़ी मार खाना ही पड़ेगी माजी के मुकाबले में। शायद वो मुमकिन न हो। वैसे तो मौजे भी होते हैं सियासत में, अगर होगा तो मिरेकल होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो मंसूबा साज हैं, गेम प्लानर हैं, जो करे हुए हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो 100% इसमें कामयाब हो जाए, लेकिन शवाहिद ये कह रहे हैं कि जो अगर ये पूरे नहीं होंगे, इनके गेम प्लानर के पास पूरा फूल प्रूफ मंसूबा, हो सकता है ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ठीक है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हो रही है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर है उस पर भी बात हो रही है। वो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर पर तो अब बात ही बहुत कम होती है, बल्कि अगर आप अपने दाएं और बाएं नजर दौड़ाएं तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैसियत जमात, और हमारा जहाँ तक बात है, हमारी बात है, तो हम तो तनकीद करेंगे जहां पर तनकीद बनती है, क्रिटिसिज्म वेयर क्रिटिसिज्म इज ड्यू, चाहे वो पीटीआई या पीडीएम है, बगैर किसी के अनड्यू सपोर्ट करने के
और किसी पर कोई अनड्यू किसी को बैक करने की भी हमें जरूरत नहीं है। वी ट्राइंग टू कीप द मेंटेन द बैलेंस, और यही हमारी हमेशा से कोशिश भी रही है। मतलब वैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने वाला मामला और फिर पाबंदी के बाद जैसा कि था कि जी पीपल, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर और जमातों ने अपने नाम तब्दील किए, तो क्या वो वक्त अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अगर पाबंदी लगाई जाती है तो वो वक्त गुजर गया है, दे गॉन पास्ट दैट टाइम, या अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम तब्दील कर सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी इतना वक्त है? देखिए, सवाल आपने बड़ा अहम किया है, क्योंकि जो प्रोपोजिशन ये बहरहाल इट इज़ ग्रोइंग अप इस वक्त, और ये हुकूमत के ईमानों में और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये सबसे बड़ी प्रोपोजिशन यही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पीडीएम की हुकूमत ने ये पाबंदी लगानी होती बैन करने की पीटीआई को, तो ये अब तक कर चुके होते। अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भी इनको बैन करना होता तो अब तक कर चुके होते, अगर उनके पास ये अथॉरिटी होती। अगर इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी ये होती कि वो बैन कर सकते हैं तो वो भी कर चुके होते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखें आप, तो आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के पेश नज़र ये इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। लिहाजा ये पाबंदी जो है बैन करने वाली जो है, ये बस विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, ये लग नहीं सकती। ये रेफरेंस, इसका तरीक़ेकार है कि रेफरेंस आएगा हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ये फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा बेंच बैठता है, फिर पूरी इसकी डिटेल से इसके प्रोज एंड कॉन्स एंड इसके सारी एविडेंस और सारी चीज़ें जो है उनको परख छांट पटक की जाती है। उसके बाद ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। एक पॉपुलर पार्टी को सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी पे अगर हम जाएं तो सुप्रीम कोर्ट में तो मामला कई महीने भी चल सकता है। नहीं हो सकता ना, ये अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले तो ये इतनी ये कोई एक दिन का काम तो नहीं है, ये एक महीने का काम भी नहीं है, ये तो बड़ा लंबा लॉन्ग प्रोसेस है, और ये पॉसिबल नहीं है। वो एविडेंस है अवेलेबल नहीं है, किस बात पे बैन करेंगे? एक पार्टी जो है सबसे पॉपुलर पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, उसके ऊपर किस बात का एक आर्टिफिशियल, एक ऑर्केस्ट्रेटेड जो प्लान किया गया था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इन्होंने जाके हमले कर दिए और फना कर दिए। क्या इस तरह भी पार्टियां बैन होती हैं? कहाँ आप छोड़ेंगे? जब जो भी जुडिशियल इंक्वायरी उसकी इस बात की जाए, तो कौन इस बात को इग्नोर करेगा कि पंजाब पुलिस कहाँ थी जिसने फैसिलिटेट किया? इन अदर वर्ड्स, बल्कि डीजी ISPR ने यह कहा कि हम सहूलतकारों को भी सजा देंगे। सबसे पहले सजा जो है पंजाब हुकूमत को, केयर टेकर गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए, उसके IG को मिलनी चाहिए, जिन्होंने फैसिलिटेट किया है मॉब को, वहां तक जाओ, पहुंचो। और फिर वो अंदर कौन गए और कौन आए, और वो जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, उनकी डिटेल सामने नहीं आएंगी, ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि ये मुंह से कहता ना बहुत आसान है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अभी मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा कि अभी मुजाहिद साहब ने बड़ा खूबसूरत एनालिसिस भी किया और बातचीत बड़ी वजाहत से की सारी, और उन्होंने वो PDM चेयरमैन की उस ब्लेंडर का भी जिक्र किया कि ये डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, बहरहाल ये माजी के बातें हैं जिसमें अच्छी हुई बुरी हुई, उसके ऊपर आपको रेतने से फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने ये फैसला जो था इस डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का, जो पंजाब असेंबली का और इसका दोनों का हुआ, वो इसलिए था कि इकॉनमी तबाह हो रही थी। PDM की हुकूमत को समझ कोई नहीं आ रही थी कि कैसे कंट्रोल करें, और जो दिन गुजर रहे थे, लोगों के ज़िंदगी गुजारनी जो है उनके लिए अजीरन बन रही थी। और हम जो अपने उन लोगों को जो सफ़ेद पोश हैं, या वो एक परसेंटेज जो गुज़र औकात अपने किसी घर में बैठ के, शेल्टर में बैठ के एक वक्त का खाना खा के भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन 55% बिलो पॉवर्टी लाइन की ज़िंदगी के मुतालिक किसी ने नहीं सोचा। तो इन सारी बातों के मद्देनज़र ही नेवर थॉट के इखलाक से और कॉन्स्टिट्यूशन से और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से इतना गिर जाएंगे। ये पाकिस्तान की आइन को ये जहाँ एक बड़ा मुतबर्रक एक सहीफ़ा समझा जाता है, वहाँ पे आइन के साथ ये खिलवाड़ होगा, ये मेरे ख्याल में उस वक़्त ने कभी ये सोचा भी नहीं था। गलती थी कि उन्होंने नहीं सोचा, उनको सोचना चाहिए था। लेकिन बात चीज़ें इंसान के परसेप्शन से बाहर होती हैं कि आइन है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसे जेर ज़बर भी करनी हो तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ 2 हाउसेस चाहिए, और वो नहीं हुई। उसके बगैर कैसा कोई छेड़ सकता है? लेकिन जो हुआ आपने देखा, जो सुप्रीम कोर्ट में इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेल खेला गया,
जो जजिस ने जिन्होंने कहा कि 90 डेज मीन 90 डेज पार्लियामेंट में उनकी कैसे तस्लील की गई, ये सारी बातें जो हैं ये इग्नोर करने वाली नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, अगर ये बैठ के समझा कोई ये समझ ले कि हमारे पास ताकत बहुत है, हम ये जो चाहेंगे वैसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो जैसे उसने हबीब जालिब ने कहा था ना कि कोई ठहरा हो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तहीं था। ये सारी बातें जो हैं, जिस वक्त ये मामला खुलेगा और रिलैक्स होगी, ये प्रेशर से आज खौफ है, ये प्रेशर टेम्पररी होता है, हमेशा परमानेंट नहीं होता। प्रेशर लिफ्ट होगा, खौफ खत्म हो जाएगा। खौफ खत्म होगा तो वो नफरत सामने आ जाएगी जो इस सिस्टम ने दी है, और वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी। अल्लाह करे कि हम बड़े अच्छे तरीके से इन तमाम मामला से गुजर जाएं और अच्छे तरीके से इलेक्शन करवा के और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो हो जाए, और सबको इक्वल प्लेइंग जो है वो मौका दिया जाए कि वो इसमें हो जाए। किसी को रोकने की कोशिश की गई तो उसके भयानक नतीजे होंगे, मैं ये समझता हूँ। एक साथ बात की अगर हम बात करें, वो कि इतना आगे का प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जो सिनेरियो चल रहा है जिसमें इलेक्शंस, आपने भी कहा कि आपको नहीं लग रहा है कि वो टाइम पर होंगे, और जब तक मामलात को अपनी मर्जी के मुताबिक वो टारगेट्स अचीव नहीं कर लिए जाते तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। अच्छा चलिए, अगर इलेक्शंस मुलतवी हो गए, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस होने के बाद जो हुकूमत बनेगी वो क्या आपको 2/3 अक्सरियत वाली पार्टी कोई हुकूमत बनाएगी, या आपको लगता है कि ये इत्तेहादी होंगे, कुछ उधर से पकड़े कुछ उधर से पकड़े और हुकूमत बना ली? और वो बनाने के बाद क्या वो हुकूमत चल सकेगी, और क्या ये ऑन द होल हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, क्या ये किस तरह से फायदेमंद होगा कि जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मुश्किल होगी? अच्छा देखिए अली मुमताज, बात ये है कि आपने देखा कि अभी तक जो कि उनके भाई की हुकूमत है, मियां साहब दुबई तक आ गए, इस्लामाबाद आने की उनको इजाजतनामी नहीं मिली या यहाँ से उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, क्योंकि सॉरी टू से एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मियां साहब को और मियां साहब के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का कोई तजर्बा अच्छा नहीं, क्योंकि मियां साहब के सर में 2 बार वज़ीर आज़म बनने के बाद और पंजाब का वज़ीर आला बनने के बाद और सबके बाद एक सौदा समाया हुआ है। आपको याद होगा कि साडा सदर से साडा जज से साडा जनरल, वो साडा जनरल नहीं होता। वो देखते हैं कि क्या है कि उन्होंने, और वो भूलते नहीं है कि उनके हाथ में हथकड़ी डाली गई थी। और इसीलिए मैं नहीं समझता कि आइंदा के मंजरनामे में आप ये देखेगा वो यही बेसाखियां होंगी। आपने देखा ना, इमरान खान तहरीके साहब के चेयरमैन को बाद में एहसास हुआ और उन्होंने इकरार भी किया, जो दिन हम बैठे हुए थे गवर्नर हाउस में उनके इकरार में जाने से 6 माह पहले, कि मुझे ये MKM की 7 बैसाखी और मुफ्ती की 2 बैसाखी और बाप की 8 बैसाखियां, जो बैसाखियां तहरीके साहब को दी गई थी खींचनी, वही बैसाखियां दे दी इनके हवाले, इनकी भी उसी वक्त खड़ी है। और ये रखेंगे इन्हीं बैसाखियों पर, ये उसका मंजरनामा बन रहा है, जो खिचड़ी पक रही है। हमें इल्म है कि सिंध में किस तरीके से MKM को एक मुनासिब तादाद में लाया जाएगा, फिर पार्टी को बलूचिस्तान में किस तरह जाएगा, KP में परवेज खट्टक का ज्यादा खतरा बन रहा है, उनको लाया जाएगा, तरीन को लाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो नया गेम आ रहा है उसमें अप्रूव तो छोड़ें, सादा तो छोड़ें, गालिबन 3 पार्टियां मिलकर भी शायद हुकूमत ना बना सकें। इस तरह का मंजरनामा में तालिब इल्म की हैसियत से मुझे ये नजर आ रहा है। अली मुमताज जी बिल्कुल ठीक है जी, इस मौके पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो यही साबिर शाह साहब से भी हमारा सवाल होगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए साबिर शाह साहब, आपने मुजाहिद साहब की राय सुनी, क्या आप समझते हैं कि इसी तरह से एक मखलूत हुकूमत होगी और इधर से मांगे तांगे की हुकूमत होगी, और जिसको मुजाहिद साहब ने कहा और फिर इससे पहले भी हम सुन चुके हैं कि ऐसी हुकूमत जो बैसाखियों पर हो? सब मखलूत तो छोटा वर्ड है, ये कॉकटेल होगा, ये इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है। कॉकटेल होगी जिसमें आपको 2 किंग्स पार्टीज नजर आएंगी, तरीके इस्तेकाम, ये जो इस्तेकाम पार्टी है और मुस्लिम लीग काफ है। फिर आपको प्रेशर ग्रुप्स नजर आएंगे, GDA, MQM, पता नहीं ANP और परवेज खट्टक, और बलोचिस्तान से BNP, बाप पार्टी, ये वो।
बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो ये लम्हा फिक्री है तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी बहुत है कि पंजाब में फिर वो अक्सरियत हासिल करके वजारत उज़्मा का ख्वाब कैसे देखेंगे, ये बहुत ज्यादा लम्हा फिक्री उनके लिए भी है। आसिफ जरदारी को भी ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर सिंध से भी इस दफा लोग जीतेंगे मुझे लगता है, और कराची में भी जो केक है वो डिवाइड होगा। तो जो उनकी पोजीशन भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है। हंग पार्लियामेंट आप टेक्निकली से कहेंगे, टेरिबली हंग पार्लियामेंट। जो फॉर्मूला मैं समझता हूँ जो बेहतर हो सकता है वो तो PMLQ टाइप ही हो सकता है 2002 वाला, कि एक पार्टी अचानक बनाई जाए और वो ही जीत जाए। तो अब वो क्या इतने कैंडिडेट हैं और वो वर्कर कहाँ से आएंगे और किस तरह, उस वक्त तो मेरा ख्याल है कि ये अपना प्राइवेट मीडिया भी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स वगैरह, सोशल मीडिया का वजूद ही नहीं था, तो बाहर की दुनिया को पता ही नहीं लगता था। अब तो मेरा ख्याल है कि डिजिटल मीडिया डिस्पाइट बीइंग अ गटर प्रेस एंड डिस्पाइट बीइंग अ हब ऑफ फेक न्यूज, बहरहाल वो बहुत जल्दी खबर देता है। तस्वीरें आपके सामने पहले इमेजेस आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी पहले आ जाते हैं। तो अब बाहर की दुनिया में भी अवेयरनेस है। वॉच डॉग्स जो है वो काफी इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं हुकूमतों के अलावा भी। तो क्या ये फॉरेन प्रेशर के नीचे विल दे सकम टू फॉरेन प्रेशर एंड अलाउ PTI टू contest an election which जो मैं नहीं समझता कि फेयर होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा इजी पोजीशन में नहीं है, ने भी थ्रॉटल पे पैर रखा हुआ है और नाम ले लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे। देखिए हवा उनके हक में पहले भी नहीं चल रही थी, अब भी नहीं चल रही। इट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू द May 9 इंसिडेंट। लेकिन जैसा अहमद अवैस साहब ने कहा, हाँ ये PTI ने किया है, मैं जानता हूँ PTI ने किया है, लेकिन रोकने वाला कौन था? ये सारे सवालात हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो फौरन PTI को डिसबैंड कर देगी अगर कोई रेफरेंस केस अगर गवर्नमेंट की तरफ चला गया, या को 2 महीने लग जाएंगे? क्या गिरफ्तार होंगे या ट्रायल ही करवाते रहेंगे उनके? क्या केयरटेकर हुकूमत बहुत ज्यादा डंडा चलाएगी 10वीं मुहर्रम के बाद, या इसी तरह मामले को चलने देंगे? शराब से कैसे निपटेंगे? क्या उसको बहाना तो नहीं बना लिया जाएगा? ये सारे सवालात हैं अली मुमताज साहब, जिनके जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन तुक्के मारे जा सकते हैं। इस हिस्ट्री इज अ मिरर। तो अब कब फ्रस्ट्रेशन शो करेंगे मियां नवाज शरीफ और कब फ्रस्ट्रेशन शो करेंगे आसिफ जरदारी? आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी ब्लू आइड चम्प्स ऑफ द अपना जो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन है, आवाज आ रही है सर आपको? जी 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 साहब शाह साहब, ये बताइएगा कि एक वक्त था कि जब कहा जाता था कि जी ये जो टेरेस्ट्रियल चैनल्स होते हैं टेलीविजन पे, उसके जरिए पैगाम जाता है मासेस तक और देहात तक पहुंचता है, उन इलाकों तक पहुंचता है जहां पर गाँव में कोई शख्स बैठा हुआ है या जिस तक अखबार पहुंच जाती है, वो टेरेस्ट्रियल चैनल को देखता है और वहां से पैगाम पहुंचता है। फिर सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स आए और सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स के आने के बाद भी ये कहा जाता रहा कि जी ये टेरेस्ट्रियल जो चैनल है उसकी अपनी अहमियत है, उसकी जो रीच है वो ये सैटेलाइट चैनल्स की नहीं है। अब हम जिस दौर में हैं, इस दौर में हमारे पास ये स्मार्टफोन्स हैं और सोशल मीडिया है और उसमें बड़ा बूम है, बढ़ता चला जा रहा है, बहुत से लोगों के पास है, शहरों में भी है, देहातों में भी है। लेकिन क्या सिर्फ सोशल मीडिया की इतनी रीच है कि पैगाम उन तमाम जगहों तक पहुंचे, फॉलोअर्स तक, सपोर्टर्स तक, मुमकिन वोटर्स तक जो किसी दूर दराज इलाके में है जहां पर आपकी वैसे रसाई नहीं है? अली मुमताज साहब, पैगाम अच्छा है या बुरा है, फौरी पहुंच रहा है ग्वादर तक भी, पसनी तक भी, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों तक भी, चित्राल तक भी। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं कि टेलीविजन से ज्यादा तेजी से पैगाम पहुंच रहा है और बहुत बड़ी तादाद में लोग डिजिटल मीडिया के दौर में उस पैगाम को सुन रहे हैं। असर कितना लेते हैं ये मैं नहीं जानता, पैगाम पहुंच रहा है ये मैं जानता हूँ, बहुत तेजी से पहुंच रहा है। आप ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और सोशल मीडिया के दीगर ये जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या आप इनको बैन करना अफोर्ड करते हैं? आप मुझे बताइए, क्या इससे शोर नहीं मचेगा? बाहर की दुनिया पे क्या तासुर जाएगा कि आपने अंधेरा कर दिया, लाइट बंद कर दी, अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप एक लोन बेस्ड इकोनॉमी है। IMF का जो विजिट हुआ है जमान पार्क का IMF टीम का महीना पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। आज तक ऐसे नहीं हुआ कि एक पॉपुलर पार्टी जो सप्रेशन फील कर रही हो, जिसको सप्रेस बजाहिर किया जा रहा हो, उसके पास क्रेडिट एजेंसी जाए, क्रेडिटर जाए और उससे बात करे। तो क्या ये, मेरा ख्याल है इससे हौसला मिलना चाहिए PTI को। जिस तरह हमारे लीगल एक्सपर्ट अहमद अवैस साहब ने कहा है कि it is not going to be easy. Yes, it's not going to be easy. It's not going to take a day.
But having said that, we are going to see a change of guard at the Supreme Court of Pakistan. और नए चीफ जस्टिस ने भी आना है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वो जो जजेस जो हैं, जो उमर साहब बंदियाल साहब के साथ हैं, वो जो डिवीजन है, क्या वो खुल के सामने आएंगे? अगर तो खुल के सामने आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डिसबैंड करना, और अगर नहीं आते, अगर चीफ जस्टिस का फेस प्रिवेल करता है तो फिर डिसबैंड भी हो सकती है, क्योंकि यू नो अलाउइंग इट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन। पहले भी पूछा था, उसको दोबारा दोहरा देता हूं, और वो सवाल ये था पीटीआई से रिलेटेड और पीटीआई पे लगे मुमकिन बैन से रिलेटेड, और फिर पीटीआई के अगर ऊपर बैन लग जाता है तो जो पहले एक कराई थी और कहा जा रहा था कि जी लग भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नए नाम से पार्टी बना ली जाएगी और फिर उसी तरह मामला चलेगा जिस तरह पहले भी माजी में हुआ। तो आपने ये तो एड्रेस कर दिया कि अगर बैन लगता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स किस तरह चलेगी और ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, नहीं चल सकेगा। लेकिन जो दूसरा मेरा कनेक्टिंग सवाल था उस पर प्लीज जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि क्या इतना टाइम बचा है और कितनी देर का ये प्रोसेस होता है कि एक नई पार्टी को बनाया जाए, फिर उसको रजिस्टर करवाया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और जो वो सारा प्रोसेस है, क्या इतना टाइम है पीटीआई के पास? लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन लगाना है, और सुप्रीम कोर्ट ने बैन जो है वो पूरा छान फटक के लगेगा, पूरी डिटेल आर्ग्यूमेंट्स होंगी, पूरी एविडेंस सामने आएगी, और वो रिक्वायरमेंट्स जिनकी बेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि ये बैन के लिए यही चीज़ें क्वालिफाई करते हैं पार्टी जो है, जब ये हो जाए तो ये बैन लग सकता है, वो कहाँ पे हैं? मिसिंग है। ऐसी बैन भी कभी हुई हैं? उस पार्टी के ऊपर कहाँ एंटी स्टेट एक्टिविटी करने का कौन सा इल्ज़ाम है? ये सारी बातें जो हैं ये बहुत कहनी जो है सोच लेना आसान है, क्योंकि विशफुल थिंकिंग है एक बहुत बड़ी क्लास की कि हम बैन लगा देंगे, और वो पार इंटॉक्सिकेटेड हैं जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हालात जो हैं, और फिर इतनी पॉपुलर पार्टी है, अब देखिए कोई भी आपने सोशल मीडिया में कोई जो हो रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के इसके सर्वे बन रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स देखें आप, अभी हमारी अपनी एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट जब सामने आएंगी तो हेड एंड शोल्डर का फर्क है। पीटीआई लोगों के दिलों में इस कदर छा चुकी हुई है कि वो वोट आप उस परसेंटेज का और नॉन पीटीआई की परसेंटेज का अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि फर्क कितना है। तो ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अलबत्ता ये चाहिए कि इस मामले को एक अच्छे तरीके से जो एक रोल होना चाहिए वो रोल प्ले करें जो इस वक्त। और ये अगर यहाँ सोचें कि ये हक पार्लियामेंट, ये सजेशन ज़रूर है कि वो हक पार्लियामेंट ही चाहते हैं कि आसानी से वो स्ट्रिंग पुल करते रहें और मामला चलते रहें, अब चलेगा नहीं। हर चीज़ की इंतहा होती है, मेरे ख्याल में वो इंतहा को मामला पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे किसी एक साइड पे मामला लगेंगे तो मामला हल होगा, ये इस तरह से लिंगर ऑन होकर मामला चलेंगे नहीं जो हालात आ गए। और दूसरी बात ये है, ये जो कि टेलीविजन वाली बात है कि जो उनके ऊपर बैन किया, भाई ये तो आज तक है, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रेशर के तहत उनका नाम जो है और वो टीवी पे दिखाया नहीं जा रहा। आज इलेक्शन अनाउंस होते हैं और केयरटेकर सेटअप बनता है, कल देखें सुप्रीम कोर्ट से और तमाम अदालतों से ये ऑर्डर आ जाएंगे कि इक्वल प्लेइंग होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको राइट है कि वो तमाम टीवी के चैनल के ऊपर आएँ और अपना मैनिफेस्टो भी बताएं और अपना नुक्ता नज़र जो है वो भी वाज़ेह करें। रोक ही नहीं सकता कोई उनको। ये सारी कहने की बातें हैं जो इस वक्त हो रही हैं। लेकिन अहमद वैस साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ज्वाइन किया। मुजाहिद बेलवी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और साबिर शाह साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।